Okay, so hi everyone. Am I audible? यस सर। आज फेस्टिवल है और उसमें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं हॉलीडे ना करके? कर दो सर हॉलीडे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को हाँ अगर कोई ऐसा जैसे अ, ऐसे जो मतलब कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उसमें आप लोग बता दिया करें तो मैं ऑफ कर दिया करूँ, है ना? जी सर। कोई फोर्सफुली नहीं है कि जैसे देखो कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें फैमिली और ये सब इंजॉय करते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जी ऐसी सर। चीज़ों में आप लोग अपडेट दे दिया करो, है ना? क्योंकि मुझे रैंडम पता चला कि आज ये है और मैंने अभी बोला मुझे सेशन के लिए बैठना है, तो घर वाले बोल रहे हैं आज तो छुट्टी कर देना चाहिए था। मैंने बोला अच्छा, तो ठीक है, नो वरी। अब हम कोई लोग नहीं विदा। सर, अगर नहीं है तो कर देते हैं, अगर आप एज योर विश। हाँ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई इशू नहीं है, अब हम लोग आ गए हैं तो फिर सेशन लेते हैं। ठीक है सर। ओके सर, बाकी लोग शायद आई थिंक ज्वाइन नहीं है अभी तक। हाँ। मे बी इन ज्वाइन मकर संक्रांति। मुझे लिटरली नहीं ऐसा वो था, आई थिंक 4 to 5 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट अभी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा या कुछ ऐसा वो नहीं, अब आ गए हैं तो फिर स्टार्ट ही करते हैं, राइट? ओके। तो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ओके। ओके, सो अभी हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेप्थ पार्ट ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर्स एंड सर्विसेज, ओके। तो सिंपल हम लोग डीसी से स्टार्ट करते हैं। यस। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों ने देखा, जिसमें से हमारा पहला सर्वर स्टार्ट होता है लाइक डीसी सर्वर और डोमेन कंट्रोलर, राइट? डीसी और डोमेन कंट्रोलर। सो व्हाट इज डीसी और डोमेन कंट्रोलर? तो ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने देखा था, लाइक डीसी सर्वर के बारे में या डोमेन कंट्रोलर के बारे में, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में, वही सारी चीज़ें आप इधर ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक एक्टिव ADDS और DC डोमेन कंट्रोलर we can create with active directory domain services रोल एंड फीचर इंस्टॉलेशन। इसके पर्टिकुलर रोल एंड फीचर इंस्टॉलेशन के साथ हम इसको कॉन्फ़िगर और मैनेज करते हैं। देन
जो डीसी सर्वर होता है, इट इज़ आर आर पर्टिकुलर सर्वर इज़ आर फर्स्ट सर्वर ओवर अ डोमेन। तो ये हमारा क्या होता है, पहला सर्वर होता है हमारे डोमेन का। ओके। एंड डीसी इज़ आर रूट सर्वर, इसको हम लोग एज अ रूट सर्वर भी बोलते हैं। एंड इट इज़ फॉर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो दिस इज़ आर लाइक इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट आर डोमेन कंट्रोलर, कि ये हमारा क्या है, एक तरीके का सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है और सेंट्रलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके। एंड अदर वी कैन ऐड लाइक प्रोवाइड डायरेक्टरी service, active directory service, okay, where you can manage different types of active directory domain service role and responsibility. And you can store object information in active directory. Directory means it is a place, or it is a point where we can store the information related user groups and computers, okay। तो जो भी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट है, या फिर हमारे जो भी हमारे यूज़र हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, या जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हमारे नेटवर्क के अंदर है, हमारे डोमेन के अंदर है, उन सब की इंफॉर्मेशन इन एक्टिव डायरेक्टरीज के अंदर मैनेज करी जाती हैं बाय सर्वर विद द हेल्प ऑफ एडीडीएस रोल। और उनका इंस्टॉलेशन यहाँ पर होता है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी लोकेशन भी होता है, जो हमारे सी ड्राइव के अंदर सिसवॉल नाम की डायरेक्टरी के अंदर होता है। ओके। तो इन सब डायरेक्टरीज के अंदर हम लोग इसका डेटा रिकवरी, प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से रिलेटेड। तो लोकेशन के रिगार्डिंग जो भी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस है, इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या है और ये सब है, आपको भी इंस्टॉलेशन के समय सब क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल्सो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस आर डीसी सर्वर इज़ द प्राइमरी सर्वर, इट इज़ द और इट इज़ अ प्राइमरी सर्वर। ओके, ये प्राइमरी सर्वर है। विदाउट डीसी यू कैन नॉट क्रिएट चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, आर सी डी सी। तो हमें एक प्राइमरी सर्वर चाहिए ही चाहिए टू स्टार्ट द हायरार्की ऑफ डोमेन फॉरेस्ट। ओके। तो डोमेन फॉरेस्ट के लिए हमारे पास एक पहला सर्वर जो कि डीसी होना चाहिए। देन आप सी डी सी मल्टीपल ए डी सी मल्टीपल आर ओ डी सी प्लानिंग कर सकते हो। And DC server means domain controller provide policy to the policy to clients। ओके। तो ये क्लाइंट्स को पॉलिसी प्रोवाइड करने का या करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है। ओके। एंड ऑल्सो like it maintain different types of services like centralized management or central dashboard to manage the all object over the domain। तो ये हमारे क्या है, एक ऐसा सेंट्रल सर्वर है जहाँ से आप पूरे डोमेन के ऊपर नज़र रखते हो, उसको सर्विस में मैनेज करने के लिए अलाउ करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में होती हैं उसको मैनेज करते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल या आ जाता है सी डी सी। और ये हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होता है। बट अगर हम डीसी सर्वर के बारे में देखें तो इतना नहीं है। एक डीसी सर्वर पर ये मान लिया कि ये पर्टिकुलर सर्वर मैंने डिप्लॉय किया है एक्स वाई जेड या स्पेसिफिक किसी लोकेशन पर। ओके। फॉर एग्जांपल ये मैंने सर्वर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर डिप्लॉय किया है जो कि हेड ऑफिस है, और मैंने इसका नेम S1 दिया हुआ है, सर्वर 1। तो अभी क्या हो सकता है कि डीसी सर्वर हैंडल आर कॉन्फ़िगर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर multiple object for same location, like you can create user, okay, you can create group, you can manage or you can add computers with DC server. And as per need and requirement, we can, our server admin can deploy different types of policy for user, for groups, and for computers। okay।
तो ये एक डोमेन का मेन टास्क होता है कि एज पर नीड हम लोग उसको पॉलिसी सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं. समटाइम्स वी कैन डिप्लॉय द पॉलिसी फॉर मल्टीपल यूजर एट अ टाइम, देन वी नीड टू गो विथ ग्रुप. ओके. सो जो भी हमारा लॉजिकल आर्किटेक्चर है, वी कैन प्लान the logical architect sorry the physical architecture or physical object database or physical objects in logical database. Okay, in logical database, राइट. तो फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि जो भी हमारे पास लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं. अब एक कंपनी के अंदर हो सकता हो कि वहाँ पर 100 यूज़र हों, तो ये 100 यूज़र हमारे क्या फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं. ओके. मे बी यहाँ पर लाइक 20 ग्रुप्स इनका चल रहा हो, जिसमें कुछ एचआर का ग्रुप है, कुछ मार्केटिंग का है, कुछ टेक्निकल है, कुछ मार्केटिंग, कुछ और भी डिपार्टमेंट से हैं, मैं एडमिन टीम है. ऐसे मल्टीपल है. तो 20 ग्रुप्स, 20 इन द सेंस मान लिया 20 ग्रुप्स है. एंड मान लिया वहाँ पर हमारे पास 200 और 150 कंप्यूटर्स हैं. ओके, 150 कंप्यूटर्स हैं. So we can plan these all object in logically with Active Directory or with DC server. ओके. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकल डेटाबेस. इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. क्योंकि हम लोग अब किसी यूज़र को फिजिकली ऑर्डर तो नहीं कर सकते कि तुम अपने कंप्यूटर पर बैठना तो ये ड्राइव मत ओपन करना. उसको तो हम ये ऑर्डर नहीं कर सकते फिजिकली, है ना, कि उसको ऑर्डर करें. हम लोग एज अ आर नेटवर्क एडमिन कैन डिप्लॉय द पॉलिसी फ्रॉम द डीसी सर्वर. तो डीसी सर्वर से क्या होता है कि ये लॉजिकल जो जितने भी हमारे यूजर्स हैं, 100 to 20 ग्रुप्स हैं, 150 कंप्यूटर्स हैं, इन सभी को डोमेन के साथ कनेक्ट किया जाएगा. और इन 100 यूज़र का डेटाबेस यहाँ पर बनेगा. ये फिजिकल यूज़र हैं, बट यहाँ पर लॉजिकली इनका डेटाबेस बनेगा. और इन यूजर्स पर जो परमिशन अप्लाई किया जाएगा वो स्पेसिफिक जो भी हमारे यूजर्स हैं. मान लिया कि एक रोहन यूजर है और इस रोहन को परमिशन दी गई है यहाँ से कि तुम वीपीएन सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो स्पेसिफिक यूजर कैन नॉट यूज वीपीएन इन द स्पेसिफिक कंप्यूटर. ओके. या ये जब भी अपनी आईडी से लॉगिन करेगा किसी भी कंप्यूटर पर, वो उस पर अप्लाई हो जाएगा. तो इसको नहीं अलाउ है. अब ये कहेगा भाई मेरी आईडी से वीपीएन चल नहीं रहा है. और वहीं पर एक और बंदा है जो कि एडम है, वो बोलेगा यस आई कैन एक्सेस वीपीएन, आई हैव वीपीएन एक्सेस. ओके. और मैं सेम कंपनी का सेम डिपार्टमेंट का यूज़र हूँ. सो यू कैन मैनेज, यू कैन हैंडल. ओके. तो आप किस यूज़र को ऐसी सर्विस देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते हो, यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ डोमेन कंट्रोलर, विद द हेल्प ऑफ डीसी सर्वर. ओके. ये सारी चीज़ें इधर पॉसिबल है. तो दो प्रॉपर्टी आपने देखा, वन इज फिजिकल. ओके. फिजिकल मीन्स जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं फिजिकली कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, और इनका जो डेटाबेस है वो लॉजिकल है. तो हम लोग सर्वर साइड या सर्वर के अंदर जो डेटाबेस बना रहे हैं वो लॉजिकल डेटाबेस होता है. ओके. तो उस पर हम लोग सारा परमिशन अडॉप्ट या अप्लाई करते हैं, और वो सारी चीज़ें हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट यूज़र को इम्पैक्ट करती हैं या अप्लाई होती हैं. तो इधर क्या होता है कि इन केस अगर कोई भी मान लिया रोहन है, रोहन फॉरगेट द पासवर्ड टू दी अकाउंट. ओके. अगर मान लिया कि स्पेसिफिक रोहन है, इसने अपना पासवर्ड या अपना पासवर्ड ये भूल जाता है इन केस. ओके. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, रोहन कैन रेज द मेल क्वेरी टू द एडमिन टीम. ओके. कि दिस इज माय यूजर नेम एंड माय नेम इज रोहन, आई एम द आई एम द स्पेसिफिक यूजर फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच. एंड जो भी डिटेल्स सब वो उसको सेंड करेगा, एंड आई नीड टू रीसेट माय अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल टू गेट एक्सेस इन द मशीन. ओके. इन द डोमेन इन्वायरमेंट. ओके. तो एडमिन टीम उसका यही बोला जाता है ये टोकन है. तो वो टोकन हमारे क्वेरी हेल्प से जाता है हमारे एडमिन के पास कि समवन सेंड दी क्वेरी और टोकन, टोकन नंबर 101 और टोकन नंबर 5040. कुछ भी ऐसे नंबर एक होता है जस्ट पर क्वेरी, वो टोकन बाइट मतलब कि ऐसा क्वेरी रेज हो जाता है कि द टोकन नंबर 38 फॉर 30 और 40
40 जैन 2025, ऐसे कोई भी एक सिनेरियो चलता है कंपनीज के अंदर, तो उस टोकन को किसको शेयर किया गया और उसका सोल्यूशन मिला कि नहीं, तो वो जस्ट क्वेरी टीम के पास, या जो टोकन टीम होती है ना, जो हेल्प डेस्क ऐसे बैठे होते हैं बहुत सारी जगहों पर, आपने देखा होगा, यू कैन अप्लाई द जॉब फॉर सर्वर एडमिन बट यू हैव एक्सेस ऑफ टोकन ओनली, ओके। तो वहाँ पर फीमेल वगैरह को मैक्सिमम बिठा दिया जाता है, वो फीमेल हैं, वो टोकन को केयर करते हैं कि ये टोकन क्वेरी आया हुआ है, टोकन नंबर इतना, इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, वो जस्ट उस डिपार्टमेंट को सेंड करेगा और स्पेसिफिक उसका रिजल्ट उसको मिल जाता है, तो वो क्वेरी टीम उसको, या स्पेसिफिक टीम उसको रिप्लाई भी करती है कि यस दिस इज़ योर सोल्यूशन, ओके। या जो भी सारी चीज़ें डायरेक्टली वो टीम या टॉप टीम बॉटम टीम को कांटेक्ट कर लेता है उस टोकन के अकॉर्डिंग, और टोकन का एक रेजोल्यूशन बोल देता है कि यस दिस पर्टिकुलर टोकन एरर या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है सॉल्व, ओके, वो सॉल्व हो चुका है, वो बता दिया जाता है। तो स्पेसिफिक ऐसे एक इकोसिस्टम में सारी चीज़ें होती हैं। तो मान लिया कि यहाँ पर भी रोहन अपना अकाउंट पासवर्ड भूल जाता है, सो रोहन एक मेल रेज करेगा, क्वेरी रेज करेगा टू द एडमिन टीम, एंड एडमिन टीम चेक द पासवर्ड फ्रॉम द डीसी सर्वर एंड रीसेट द अकाउंट, रीसेट द पासवर्ड, बिकॉज Rohan or specific domain user have no permission to reset the password, to modify the credentials, okay, to log out from the domain environment। ये पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है सारी चीजें। इकोसिस्टम में जस्ट गाइड कर रहा हूँ यस यस सर। सर। कि ये सभी हमारे क्या होते हैं, एक डोमेन इन्वायरमेंट में ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे काम करे जाते हैं। नेक्स्ट, ये तो कुछ सिनेरियो रहा, ये सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई स्पेसिफिक यूज़र हॉलीडे पर जा रहा है, समटाइम्स मान लिया कि रोहन चला गया 10 डेज के हॉलीडे पर, ओके। सो फॉर अकाउंट सिक्योरिटी, नेटवर्क एडमिन और सर्वर एडमिन कैन डिसेबल द अकाउंट फॉर रोहन, ओके। Our admin team, our server admin can disable the account of Rohan for security purposes, right? कि भाई अगर वो नहीं है बंदा 10 दिनों के लिए, तो नो नीड टू अलाउ द एक्सेस फॉर अकाउंट, क्योंकि इन केस अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन उसके अकाउंट का एक्सेस ले लेता है या मिसयूज कर लेता है, सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन डोमेन इन्वायरमेंट, और उससे कोई डेटा ब्रीच कर दे, कोई अनवांटेड इलीगल एक्टिविटी कर दे, या कोई भी तरीके का काम जो कंपनी के लिए नुकसान हो, स्पेसिफिक रोहन यूजर के लिए नुकसान हो, ये सारी चीजें। सो इन दिस सिनेरियो नेटवर्क एडमिन, सर्वर एडमिन कैन डिसेबल द अकाउंट फॉर 10 डेज, ओके। तो वो बोल देता है कि यू कैन जस्ट राइट द मेल, ओके, टू द एडमिन टीम इंक्लूडेड एचआर एंड एवरीथिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं, और उसमें प्रॉपर अपना आईडी भी मेंशन कर दो, दिस इज़ माय आईडी और मैं इसके थ्रू लॉगिन करता हूँ। तो स्पेसिफिक जो एडमिन टीम है, एडमिन टीम कैन टेक लीगल एक्शन, मीन्स लाइक राइट एक्शन टू डिसेबल द अकाउंट फॉर 10 डेज। एंड जब भी रोहन कम बैक होता है ना, और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करता है, सो he will ask our particular person or user want to get access with account। so next step क्या होगा कि रोहन रेज एन ईमेल टू द एडमिन टीम, रोहन क्या करेगा, रोहन विल रेज एन ईमेल टू द एडमिन टीम, एंड एडमिन टीम जस्ट enable the account टू अलाउ द एक्सेस, ओके। एडमिन टीम उसको इनेबल करेगा, एक्सेस अलाउ करेगा, देन रोहन कैन लॉग इन, रोहन कैन एक्सेस लाइक स्पेसिफिक डेटाबेस, जो अपना उसका डेटाबेस होगा या उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करेगा। तो इससे एक सिक्योरिटी प्रिकॉशंस होता है या सिक्योरिटी इधर मेंटेन होता है, ओके। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान देंगे। अब आपको एक अकाउंट लॉग लाइक एक अकाउंट स्पेसिफिक डिसेबल कैसे करना है, एनेबल कैसे करना है, पासवर्ड रीसेट कैसे करना है, और हाउ यू कैन फिल अप द प्रोफाइल डिटेल फॉर स्पेसिफिक यूजर, मीन्स हाउ यू कैन सेट अप द पासवर्ड, हाउ यू कैन सेट अप द लॉगिन क्रेडेंशियल, लॉगिन डिटेल्स, हाउ यू कैन सेट अप द फोन नंबर, मीन्स हाउ यू कैन फिल अप द प्रोफाइल फॉर स्पेसिफिक यूजर, जिसमें उसका होम एड्रेस और ऑफिस एड्रेस, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, उसका कंट्री कोड क्या है,
उसका ईमेल आईडी क्या है, वो कोई वेबसाइट यूज़ करता है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक पूरा होना चाहिए, क्योंकि देर इज 2,000 यूजर और मे बी 20,000 यूजर और मे बी 2 लाख यूजर इन सेम डोमेन। ओके, गूगल के अंदर हजारों लाखों लोग हो सकते हैं, है ना, या स्पेसिफिक किसी भी कंपनी में लाखों लोग हो सकते हैं। अब उन लाखों लोगों का डेटाबेस एक सर्वर के अंदर चेक किया जाएगा तो उस नेम से भी बहुत सारे होंगे, सो देर इज सम यूनिकनेस, ओके, इन डोमेन इन्वायरमेंट। तो सबका एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारा डीसी सर्वर मेंटेन करता है, हैंडल करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ईमेल आईडी, जैसे कि मैंने अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर रखा है, मान लिया कि ABC@, google.com और gmail.com, ओके, और secolab.com और xserver.com। तो अगर कोई उस कंपनी के डोमेन में कोई दूसरा बंदा उस ABC@gmail.com को क्रिएट करना चाहे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये डोमेन हमारा क्या करता है, इसका क्रेडेंशियल मेंटेन करता है, और ये खुद बोल देगा कि आई हैव ऑलरेडी दिस ईमेल अकाउंट, यू कैन चूज अदर ईमेल अकाउंट लाइक दिस इज द डेमो फॉर यू। if you want to select the account in between or in these particular list, so you can। और स्पेसिफिक आप लोग देखते हो, तो ये सब यूनिकनेस या ये सब लाइक कंट्रोल आता कैसे है, जस्ट बिकॉज ऑफ डोमेन कंट्रोलर, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, ओके। उस लेवल का होता है कि एक ही अकाउंट को कई यूज़र या एक ही प्रोफाइल क्रेडेंशियल का यूज़र नहीं ले सकते, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डोमेन है, जो हमारा सर्वर है, वो बहुत सारे ऐसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करता है, बहुत सारे ऐसे लाइक क्रेडेंशियल लेबल मैनेज करता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक डोमेन के अंदर अगर एक ही नाम से, मान लिया रोहन रोहन दो यूज़र हैं, तो अब दोनों का मोबाइल नंबर तो सेम होगा नहीं, ईमेल तो सेम होगा नहीं, है ना, दोनों का एड्रेस सेम होगा नहीं, दोनों का डिपार्टमेंट सेम हो सकता है, सारी चीज़ें। तो ऐसा आप डिटेल क्रिएट कर सकते हो और उसका प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो, और जब भी कोई रोहन का मेल आता है तो वो जस्ट अपनी प्रोफाइल आईडी या आईडी जैसे ही देगा, उस आईडी को जैसे ही आप अपने डोमेन में सर्च मारोगे तो उसका आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि रोहन 10 रोहन में से ये रोहन है जिसके बारे में हमें सेटअप करना है, जिसका क्रेडेंशियल मॉडिफाई करना है, जिसका डोमेन अकाउंट को मेंटेन या मैनेज करना है, हेल्प करनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक सर्वर इंजीनियर को यही सारे टास्क स्टार्टिंग में एक कंपनी के अंदर मैनेज करना होता है, जो कि काफ़ी टफ काम है, बस यस, बट यस यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद दीज ऑल सर्विसेज, ओके। ये सारी सर्विसेज आप मैनेज करना स्टार्ट करते हो। इवन देन एक प्लानिंग करी करी जाती है, लाइक समटाइम्स एडमिन कैन प्लान यूजर डेटाबेस, एडमिन कैन प्लान ग्रुप डेटाबेस, admin can plan computer database, admin can plan or like uh, uh, domains database, means admin can manage or specific domain can manage these all things, okay, domain और डोमेन्स। तो आप यूज़र के बारे में, ग्रुप के बारे में, डोमेन्स के बारे में और कंप्यूटर्स के बारे में एक पूरा डेटाबेस मैनेज करते हो। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सारे रिसोर्सेज तो आप मैनेज करते हो एज अ सर्वर एडमिन, but there is some other component like organizational unit. We can create OU means organizational units, okay, or unit. So what is the purpose of organizational unit? It is a container, it is a container, okay। container means सबको पता चल गया कि it is a container where we can, our network admin can, और सिंपल बोल सकते हैं कि लाइक कंटेनर विद इन अ डोमेन दैट होल्ड्स यूजर डेटाबेस, यू कैन प्लान यूजर डेटाबेस इन स्पेसिफिक कंटेनर, you can plan group database in a specific controller container, okay, or specific OU means OU is a part of logical representation of any physical units, okay। जैसे हमारी कंपनी में एक तरीके का ये बोल सकते हैं कि लॉजिकल डेटाबेस है। अब मान लिया कि हमारे पास हमारी कंपनी में लाइक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो secolab.com है। इस ऑर्गेनाइजेशन की 5 यूनिट्स है, ओके, इसमें 5 यूनिट्स है।
अब 5 यूनिट्स में क्या है, कुछ टॉप एडमिन टीम के लिए है, टॉप एडमिन टीम, ओके, और कुछ मिड एडमिन टीम, समझना आप, मिड एडमिन टीम, और कुछ ऐसे है जो कि हमारे एचआर डिपार्टमेंट हैं, और एक हमारा लाइक सीईओ है, मैनेजर है, और मतलब कुछ भी ऐसे टॉप या रूट लेवल के उसमें आ जाएंगे। और उसी में आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले हैं, मान लिया कि टेक्निकल टीम है, और ऐसा सारा कुछ है। तो आप इनको मैनेज कहाँ करोगे? अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट एक ही डेटाबेस, एक ही कंटेनर ले लेते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट कंटेनर हमारे डोमेन के अंदर होता है यूजर्स, ओके, एक यूजर्स नाम का कंटेनर होगा जिसके अंदर आपके यूजर ग्रुप्स कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट सारे होते हैं। अब मैंने 10,000 यूजर का डेटाबेस यहाँ पर बनाकर ऐड कर दिया, सो इट इज़ लिटिल बिट टफ, मीन्स नॉट लिटिल बिट, इट इज़ सो टफ टू मैनेज, ओके, फॉर एनी डोमेन कंट्रोलर और फॉर एनी डोमेन इन्वायरमेंट, कि भाई 10,000 यूजर में पता कैसे चलेगा, एक ही, जैसे एक ही घर के अंदर, जैसे एक ही फ्लोर पर एडमिन, एचआर, एम्प्लॉय, मार्केटिंग सब बैठे हुए हैं सूट बूट टाई लगा के। तो कोई भी बाहर से आएगा उस ऑफिस में विजिट करने तो बोलेगा कि भाई मैनेजर का एरिया किधर है, या मैनेजमेंट टीम किधर बैठता है, बोलेगा यही तो है, बोलेगा टेक्निकल टीम यही तो है। तो इट इज़ नॉट लाइक प्रॉपर वे टू ऑर्गेनाइज दी हायरार्की फॉर एनी डोमेन, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इधर भी सर्वर के अंदर भी समझ लो कि एक पूरा ऑफिस सेटअप चलता है, पूरा कंपनी का डेटाबेस चलता है, कौन किस लेवल पर है, कहाँ है, कैसे है। तो वो, तो वी, our server admin cannot create all database in specific default unit or organizational unit which is users, okay, इसमें नहीं वो create करेगा। there is default organizational unit for user and default like OU for computers, computer है, एंड डोमेन्स के लिए डोमेन कंट्रोलर्स है, ऐसे डिफॉल्ट उसके अंदर होता है। बट वी कैन क्रिएट सेपरेट organizational unit, like we can create HR department OU, okay, and we can add, our server admin can create all user database related HR in HR OU, okay, all groups for HR in HR OU, all computers for HR in HR OU. So it is easy to manage the database for specific user groups, computers, department, whatever। आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई अगर एचआर टीम आता है और बोलता है कि मेरा ये यूज़र है, या मेरा ये पर्टिकुलर अकाउंट है, इस पे ये पॉलिसी अप्लाई करनी है, या मुझे ज़रूरत पड़ती है एज अ सर्वर एडमिन कि दिस इज़ द न्यू अपडेट एंड वी नीड टू गो विथ स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर एचआर टीम, सो यू कैन डिप्लॉय द पॉलिसी फॉर ओयू। तो फिर मैं ओयू को डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा, नो नीड टू सेलेक्ट द ऑथेंटिकेटेड यूज़र और डेडिकेटेड ऑथेंटिकेशन फॉर स्पेसिफिक यूज़र फॉर स्पेसिफिक ग्रुप। वो बहुत टफ हो जाएगा मैनेज करना, एक एक यूज़र को 10,000 के लिए 10,000 पॉलिसी लिस्ट हमारे सर्वर पर होगी, और पता चले कि उस 10,000 यूज़र में हमारे पास 3,000 यूज़र का एक डेटाबेस है, एक ग्रुप का है, ये सारी चीज़ें। तो इट इज़ ईजी टू मैनेज विथ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, मीन्स वी कैन create policy x policy, okay, we can create x policy and we can deploy this policy to the HR OU, और ऑटोमेटिकली जो एक्स पॉलिसी है वो एचआर पर अप्लाई हो जाएगा। एचआर के अंदर 2 लोग हों या 2,000 लोग हों, वो सभी पर अप्लाई हो जाएगा, वो सभी को उस तरीके का पॉलिसी रिफ्लेक्शन होगा। बट यस, देर इज सम हायरार्की पॉइंट कि भाई मुझे अप्लाई किसी को करना है, किसी को नहीं करना है। सो यू कैन क्रिएट कस्टम OU फॉर ए सिंगल यूजर। अगर जरूरी नहीं कि एक यूजर इसके अंदर बना रखा है रोहन नाम से, तो रोहन नाम का यूजर हम दूसरे OU के ग्रुप्स के अंदर नहीं रख सकते, डेफिनेटली रख सकते हैं। मुझे चाहिए कि रोहन जो HR OU में है इसको VPN सर्विस का एक्सेस देना है, बट मैं पूरे HR को तो नहीं दे सकता ना, इसके साथ GPO नहीं बना सकता। तो मैं इस रोहन का जो यूजर है, यानी कि रोहन का यूजर डेटाबेस है, अकाउंट है, इसको मैं लाइक लाइक टेक्निकल टीम या फिर मिड एडमिन टीम के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जो ग्रुप बनाया गया है स्पेसिफिक VPN एक्सेस अलाउ करने के लिए। और फिर रोहन जैसे ही इस ग्रुप को एक्सेस लेगा, इस ग्रुप का, इस ग्रुप के लिए मैंने VPN अलाउ कर दिया है, और ओनली रोहन को VPN अलाउ होगा HR टीम में, बाकी किसी को नहीं, और ये काम आप सर्वर से कर सकते हो।
Getting my point? How you can filter the policy, security, user, database, and these all things. Okay. कोई क्वेरी किसी को? नो सर। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड वी कैन मैनेज अदर कंपोनेंट इन सर स्पेस। सॉरी, एक क्वेरी है। हम्म। सर डोमेन कंट्रोलर को हम एज अ पेरेंट मान सकते हैं या एक्टिव डायरेक्टरी को? कि एक्टिव देखो, डायरेक्टरी फीचर है ना डोमेन कंट्रोलर का। डोमेन कंट्रोलर मीन्स जो भी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है डोमेन कंट्रोलर, राइट? अच्छा। और डोमेन कंट्रोलर इसी रोल को इंस्टॉल करने से बनेंगे। तो ये भी डोमेन कंट्रोलर है, ये भी डोमेन कंट्रोलर है, ये भी डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। बट हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक डीसी सर्वर है तो वो क्या क्या कर सकता है, ओके। बाकी सीडीसी के पास क्या होता है, सेम थिंग्स मैनेज, हम्म। सीडीसी कैन मैनेज सेम थिंग, ओके। CDC can plan user, CDC can plan groups, CDC can plan computers, domains, OU, एवरीथिंग। जैसे ये भी हमारा एक डोमेन कंट्रोलर है बस, बट ये हमारा मेन है। CDC भी वही सारे काम करेगा अपने इन्वायरमेंट के लिए, बट ये अंडर किसके काम करेगा? डीसी का। यस। तो हम लोग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं अबाउट डोमेन कंट्रोलर, ओके। अगर कोई डेफिनेशन पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ फीचर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। इट इज यूज्ड टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड प्रोवाइड्स वेरियस ऑप्शंस लाइक क्रिएटिंग यूजर्स, मैनेजिंग यूजर्स ग्रुप्स, तो मैनेजिंग कल ऑर्गेनाइजेशन कल यूनिट। आप एब्सेंट थे? नहीं नहीं, कल था ना सर। तो कल तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन ही डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सप्लेन नहीं। किया। हाँ, ये ऐसा बता सकते हैं ना कि ये फीचर होता हाँ, है इसका जितना डीसी का। भी सब जो भी आप उसमें से फिल्टर करके बता सकते हो ये भी सही है, ठीक है। ठीक और है जो सर। भी बताया गया वो सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो, ओके। ठीक है सर। सो डोमेन कंट्रोलर और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज मैनेज दीज ऑल थिंग्स जो भी मैं 2 दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। ओके ओके। बट इफ़ यू आर गोइंग आर, फॉर एग्जांपल, अगर आप जा रहे हो, है ना, इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए स्पेसिफिक इंटरव्यू आर फॉर द प्रोफाइल ऑफ एडमिन टीम और एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एनी कंपनी, तो कंपनी ऐसे तो नहीं करेगी कि लाइक टेल मी वन वर्ड आंसर फॉर डोमेन कंट्रोलर और वन लाइन आंसर और वन सिंपल पैराग्राफ फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ओके। उसको डेप्थ पार्ट चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे, राइट। सर होता क्या है ना, जो इंटरव्यू अरेंज करवाते हैं ना एचआर, हम्म। पहले पहले वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, तो वो लोग पूछते हैं व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज डोरा प्रोसेस, व्हाट इज डीएचसीपी डीएनएस। तो पहले उनको इंटरव्यू देना पड़ता है हमें, उनको सही सही बताना पड़ता है, उसके नहीं, बाद में कभी मेन कभी इंटरव्यू ऐसा होता होता है, देर इज सम है। हाँ। प्रोसेस, ओके, आर SOP, हर कंपनी का कोई ना कोई वो है। जैसे कि मान लिया कि कहीं पर भी आप अप्लाई करते हो तो पहले CV के रिगार्डिंग फिल्टर आपका डेटाबेस हो जाता है, राइट। तो वो जी सर। कोई टीम करता है उस कंपनी का, और डेटाबेस फिल्टर होने के बाद फिर वहाँ पर HR टीम उसको रिसीव करता है और उसको फिर देखता है कि भाई इन इन 200 जॉब के लिए हमारे पास 300 कैंडिडेट्स का CV प्रॉपर वो है, ठीक है। रेस्ट CV सेकेंड पार्ट इंटरव्यू में रखेंगे अगर हमारा इसमें से पूरा कंप्लीट डेटाबेस नहीं बनता है तो। फिर वहाँ पर ये होता है कि ठीक है, अभी 300 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना है, तो फिर उसमें से भी वो, क्योंकि अब 10 जॉब के लिए 10,000 लोग अप्लाई करें, तो वो डेटाबेस कैसे फिल्टर करेगा, है ना। हम्म। तो स्टार्टिंग में वो देख लेगा कि डू यू हैव डेप्थ नॉलेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, क्या है एक्टिव डायरेक्टरी, ये सब आपको पता है। हाँ, तो क्या पता है आपको इसके बारे में। तो मे भी ऐसा प्रोसेस कर सकता है, ठीक है मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ या आपकी CV फॉरवर्ड करी जा रही है फॉर टेक्निकल राउंड या फॉर टेक्निकल HR, ये सारी चीज़ें तो वो लोग आपका कंडक्ट करेंगे, तो वो फिल्टर करके, जैसे कि अब मान लिया कि उनके पास डेटा जाए तो एक वेल नोन पर्सन का जाए और फिर उसमें से वो एक स्मार्ट पर्सन या उसको कैंडिडेट को हायर करें, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत हाई
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जॉब होती हैं, तो ऐसा होता है। बट सारे कंपनी में ऐसा नहीं होता कि पहले एचआर मतलब पूछ लेता है फिर ये सारी चीज़ें। एचआर ही सारी चीज़ें, एचआर टीम ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे बेसिक वो करने के बाद फिर इंटरव्यू में बैठाया जाए, राइट। बट कहीं पर पहले कॉम स्किल चेक करी जाती है, फिर आपका टेक्निकल राउंड होता है, फिर आपका प्रैक्टिकल राउंड होता है, राइट। फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है विथ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग, है ना, ये सारी यस। चीज़ें। और स्टिल अगर आपने कम्युनिकेशन इजली, वो तो सबके पास, आप नॉर्मल बात कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, टेक्निकल राउंड भी आप क्रैक कर सकते हो। प्रैक्टिकल राउंड आपका वो गया तो फिर इधर आपने जितना भी बढ़िया किया, आपको आता ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं करने आता, तो थ्योरी से हमें क्या करना है। थ्योरी में थोड़ी ना, यस। कंपनी में एक यूजर को प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना अकाउंट का पासवर्ड भूल गया, तो आप उसको थ्योरी थोड़ी ना समझाओगे। थ्योरी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द यूजर डेटाबेस, या फिर ये कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे ओयू के अंदर रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ओके। तो लास्ट ओके। 2 डेज से मैं इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। और कल का सेशन, आज का सेशन, आप कल का सेशन पूरा का पूरा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज था, राइट। तो आप उसको देखना, और वही सारी चीज़ें, और मैंने आज भी वही कहा कि सेम थिंग वी कैन ऐड फॉर डोमेन कंट्रोलर्स, ओके। एक्टिव डायरेक्टरी का ही यही है कि डीसी भी वही सारे सारी चीज़ें करता है, तो सिमिलर डेफिनेशन है। बट मैं जब एक डोमेन कंट्रोलर की बात करता हूँ, तो इसमें मैं डेडिकेटेड इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्लियर है। तो कल जी वाला सर। जस्ट इंट्रोडक्शन था कि हमारा डोमेन का हायरार्की क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए होता है ना, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, रेप्लिका होता है, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। आज हम सर्वर के फीचर को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आप थोड़ा सा डेप्थ में तैयार करके रखेंगे, ओके। ओके सर। ये सब है, बाकी डेफिनेशन सही है, ओके सर। ओके। तो अभी कहाँ, किस ट्रैक पर हम लोग थे, लास्ट पॉइंट में क्या डिस्कस कर रहा था। ओयू सर। ओयू। आपने बताया था कैसे ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे उनको, ताकि किसी को वीपीएन का एक्सेस मिले, किसी को ना मिले। हाँ जी, हाँ जी। टेक्निकल टीम मिड तो में। ये क्लियर हुआ कि हम कैसे इस ओयू के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस या यूज़र को सर्विस दे रहे होते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जी क्या सर। है, एक कंटेनर है। ये सब क्लियर हो गया यहाँ तक, यस सर। ओके। जी सर। सो अब हम लोग यहाँ से मान लिया फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने, ठीक है, मैंने डीसी सर्वर सेटअप किया, तो डीसी मैंने अगर सेटअप किया हुआ है हेड ऑफिस लोकेशन पर, तो मैं इसको सारा सर्विस दे सकता हूँ, ओके। या इस लोकेशन के सभी यूजर को मैं सर्विस दे रहा हूँ। अब मैंने एक चाइल्ड डोमेन क्रिएट किया, सीडीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडीसी चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ये भी हमारा क्या है, इट इज ऑल्सो अ डीसी सर्वर। तो क्या चाइल्ड डोमेन के पास कोई अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, नहीं, वही सारी चीजें होती है। मीन्स ये भी सर्वर हमारा क्या करेगा, यूजर बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, कंप्यूटर्स को ऐड करेगा, डोमेन लेवल की सर्विसेज देगा, पॉलिसी डिप्लॉय करेगा, एवरी टाइप ऑफ टास्क पर्टिकुलर यूजर कैन मैनेज, और सॉरी पर्टिकुलर सर्वर कैन मैनेज एवरीथिंग, ओके। ये सारी चीजें मैनेज कर सकता है, सारा काम कर सकता है, जैसे कि ये डोमेन कर रहा है। बट सम चेंजेस, पर्टिकुलर सीडीसी सर्वर हैव नो परमिशन टू मेक सम चेंजेस, ओके। लाइक जो हायर लेवल का क्रेडेंशियल है, वो ये नहीं कर सकता। कोई नया डोमेन ज्वाइन करने आ रहा है, उसके अप्रूवल के लिए ये सर्वर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे एक कंपनी है, ओके। कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, एक है इंक्वायरी डिपार्टमेंट, एक है टेक्निकल डिपार्टमेंट, एक है एचआर, और एक है मैनेजमेंट। अब अगर कोई बाहर से पर्सन आता है, उसको ये जानना है कि आपकी कंपनी में मुझे जॉब चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट मैनेजर के पास, नहीं ना। वो इंक्वायरी के पास जाएगा, बोलेगा कि आई नीड सम जॉब इन दिस पर्टिकुलर स्टोर, इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, आई हैव दीज आर आई हैव दीज स्किल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ऑफिस विजिट करते हैं हम लोग जॉब के लिए, तो मान लिया कि ये बोलेगा कि नहीं नहीं, देयर इज नो वैकेंसी, तो फिर इसका समय, इसका समय बच जाएगा ना। या ये बोल दे कि नहीं, तुम इधर जाकर देख लो, इधर जाकर देख लो, देयर इज नो मैनेजमेंट, राइट।
तो स्पेसिफिक जैसे यहाँ के यूजर हैं, ये मान लिया दूसरा लोकेशन है, दिल्ली लोकेशन है, ये मुंबई लोकेशन है, तो यहाँ के जितने भी यूजर हैं वो सारा सोल्यूशन इधर लें। और इन केस कोई भी एडवांस हायरार्की या रूट लेवल की परमिशन की जरूरत होती है, तो यूजर जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा तो ऑलरेडी ये डोमेन हमारा किसका मेंबर है, ये हमारे रूट सर्वर के साथ ज्वाइन है। सो दिस पर्टिकुलर डोमेन सेंड द क्वेरी टू द रूट डोमेन एंड रूट डोमेन विल चेक और क्रॉस चेक द ऑथेंटिकेशन, okay, every type of credentials authentication and privilege label, and then as per like state update, वो या एज पर नीड वो उसको सर्विस देगा, एंड ये सर्वर अप्रूवल के लिए इसको फिर वो कर देगा। तो यह प्रोसेस होता है। ये बोलेगा कि ठीक है, ये बोलेगा नहीं नहीं मुझे बोला गया था यहाँ पर जॉब है, तो बोलेगा ठीक है मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, आप अपनी सीवी बता दो क्या है। तो ये यहाँ पूछ लेगा टेक एचआर टीम को कि एक पर्सन है ऐसा ऐसा वो है, तो बोलेगा ठीक है ठीक है उनको सेंड कर दो, तो इसका पूरा प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पर सेंड हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही हमारा सर्वर डोमेन इन्वायरमेंट काम करता है। क्लियर है? जी सर। ओके। अब यहाँ से हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, देर इज सम स्कीमा। स्कीमा, स्कीमा, एनीवन हैव एनी आइडिया? ये नॉर्मल एक वर्ड है, ये सर्वर का नहीं, बट स्कीमा एक बहुत लाइक टेक्निकल वो है जो कि नॉर्मली आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा। सर व्हाट इज कल आपने स्कीमा? बोला था एफएसएमओ रोल्स के अंदर स्कीमा मास्टर करके कुछ। हाँ, स्कीमा मास्टर होता है ना, जो कि एक हमारे रूट सर्वर के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। ओके, बट व्हाट इज स्कीमा एग्जैक्टली? ओयू आपने देखा, यूजर ग्रुप्स कंप्यूटर्स, ये सारे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट थिंग स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा? According to me, sir, it's like a blueprint. Like whenever, for example, whenever we are trying to build a building, then we need to create a like a smaller version of that. It's some kind of that. I don't know exactly what the server around it, but it ओके, is like a blueprint. it is a blueprint, or it is a architecture hierarchy or something like that, right? Okay. Like schema means it is a simple like service in a domain environment, or it is just attribute attributes for object. Okay, schema means attributes for object। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना, और उनके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं इन स्कीमा डायरेक्टरी। ओके, तो ये क्या करता है कि स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कैन बी क्रिएटेड एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो क्रिएट होते हैं, एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं हमारे स्कीमा के अंदर। बहुत सारे एट्रीब्यूट टाइप है, जैसे एक प्रॉपर फॉर्मेट कि भाई अगर मुझे अपने डोमेन पे काम करना है या डोमेन के डेटाबेस में जाना है, तो हमें प्रॉपर हायरार्की क्या है, डोमेन के अंदर अकाउंट कैसे सेटअप होते हैं, डोमेन में पासवर्ड रिसेट का तरीका क्या है ना। एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है। ओके, तो स्कीमा एट्रीब्यूट ये सारी चीज़ों को होता है। लाइक इट इज़ अ पैरामीटर टाइप फॉर ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ पैरामीटर, है ना, कि ये ऐसे होना है, ये चीज़ ऐसे होनी है। गेटिंग माई पॉइंट? पैरामीटर सेटिंग फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो सिंपल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि देर इज आर एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी मीन इट इज़ अ प्रॉपर्टी are field that define the characteristics of object in active directory domain service। ओके, तो एट्रीब्यूट मतलब क्या है कि मैंने कहा ना, एक पैरामीटर डिफाइन करके रखा है कि भाई एक यूजर है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इन्वायरमेंट में, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, ये डिफाइन होकर रखा जाता है या डिफाइन होता है आपके स्कीमा से, चाहे वो यूजर हो आपका, चाहे वो ग्रुप हो या फिर कंप्यूटर्स हो। ओके, जो भी हमारे लाइक एट्रीब्यूट होते हैं ना, इनका स्पेसिफिक डेटाबेस होता है, देर इज सम डेटाबेस अबाउट एट्रीब्यूट इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज।
तो जो भी हमारे लाइक स्टोरेज के रिगार्डिंग आप देखो, जो भी हमारे वर्क के रिगार्डिंग रिगार्डिंग देखो, जो भी हमारे क्रेडेंशियल्स के रिगार्डिंग देखो, सारा पैरामीटर हमारा एट्रीब्यूट स्कीमा के अंदर क्या होता है, सेट होता है। ओके। बट स्कीमा सर्वर कौन होता है, ये हमारा मेन सर्वर होता है, स्कीमा वर्जन, स्कीमा सर्वर, राइट। तो इसके बारे में अगर हम लोग एफएसएमओ के अकॉर्डिंग समझेंगे तो वहाँ डेफिनेशन दूसरा होगा कि इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बट यस, स्कीमा अपडेट द एट्रीब्यूट पैरामीटर फॉर यूजर्स ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स। ये हमारा एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर प्लान करके यहाँ पर स्टोर होता है, या डायरेक्टरी डेटाबेस बना होता है। ओके। फॉर एग्जांपल, क्या हम किसी भी पैरामीटर को मॉडिफाई कर सकते हैं? मान लिया कि यूज़र पैरामीटर है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लिया यूज़र का पैरामीटर क्या है, मान लिया कि एक जस्ट एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि यूज़र का पैरामीटर है कि यूज़र एक्स टास्क नहीं कर सकता, या यूज़र अपना अकाउंट सेट करने के लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सारी चीज़ें वो देगा। क्या हम उसके पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं स्कीमा के अंदर? यस। आप स्कीमा अपडेट या स्कीमा को एक्सटेंड भी कर सकते हो, स्कीमा के अंदर नए एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो, स्कीमा को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके। सर यू मीन टू से मतलब जैसे हम लोग पासवर्ड डालते हैं तो वो बोलता है कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, हाँ यानी वन करेक्टर भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, और हाँ, स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली। तो मैं ये मान हमारे, सकता हूँ कि दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ये स्कीमा का। हाँ, एक तरीके का हमारा क्या है, ये एक स्कीमा पैरामीटर है, स्कीमा एट्रीब्यूट है, राइट। तो स्कीमा के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट या ये सारे पैरामीटर स्टोर होके रखे होते हैं, राइट। आपको मैं अगर स्कीमा के बारे में एक छोटा सा डेटाबेस दिखाऊं, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। स्कीमा डेटाबेस इन विंडोज सर्वर। तो ये चेक नहीं करना है आपको, नो वरी। मैं जस्ट कुछ इमेजेस चेक करूं तो यहाँ देख रहे हो आप? बट अभी तो हम डायरेक्टली डोमेन को लॉगिन नहीं कर सकते, यहाँ पर देखो, है ना। ऐसे ही डेटाबेस होता है, इसके अंदर प्रॉपर मल्टीपल स्कीमा के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं। एक नहीं होता है कि एक एक पर्टिकुलर, मतलब कि डेटा, एक डेटा दिखेगा उसके अंदर सारा होता है, जैसा काम होता है वैसा सारा यहाँ पर एट्रीब्यूट सेट होता है। क्लियर है? जैसे आपने बताया पासवर्ड के रिगार्डिंग, मैंने बताया यूज़र अकाउंट क्रिएशन के रिगार्डिंग कि ये पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ रहे हैं ना आप? यस सर। ये ओयू लग रही है देखने में, ये एचआर लिखा हुआ है, हाँ, तो सर इसी इसका इन्हीं, प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे क्या स्कीमा का? एडमिन। इसका प्रैक्टिकल इन द सेंस, ये पूरा डेटाबेस ऑलरेडी बैकएंड में होता है, नो नीड टू मॉडिफाई द स्कीमा। यू विल लर्न हाउ टू मॉडिफाई बट लेटर। ओके, कभी आप जरूर उस लेवल पर जब जाएंगे या चीज़ें देखेंगे तो यू कैन। ये ओयू लग रहा है बट इसमें स्कीमा का अपडेट में दिखा रहा हूँ, स्कीमा के अंदर क्या है, राइट। स्कीमा के रिगार्डिंग ये बनाया गया है, ये अलग अलग इनका अपडेट प्लान किया गया है। ओके। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। अब मैं रेज SVR32 समथिंग स्कीमा मैनेजमेंट DLL की फाइल एक्टिवेट करके नहीं दिखा सकता, वो हम FSMO ट्रांसफ़र में देखते हैं। बट अभी के लिए मैंने जस्ट ये दिखाया, स्कीमा वर्जन आप टर्मिनल से चेक कर सकते हो। ओके। बट एक जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी का स्पेसिफिक स्कीमा और सारी चीज़ें होती हैं। स्कीमा मीन्स जस्ट कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, ओके, और पैरामीटर जो हमारे ऑब्जेक्ट के सेट होते हैं, यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स के, वही सारी चीज़ें इधर हैं। ओके। उसी की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो इसको हमें करना नहीं है, इसको कि हम इसको खुद प्लान करते हैं और ये सारी चीज़ें। क्लियर है? ये हमारा बैकएंड में सारा प्रिपेयर जी होता है, सर। ये डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया है, एसक्यूएल डेटाबेस। और ये बट यही हमारा स्कीमा का टाइप होता है, स्कीमा के अपडेट होते हैं, जैसे यहाँ पर देख लो, है ना। बट ये भी हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग कुछ प्लान करी गई है, ERP का
समथिंग। यहाँ पर भी देखो स्कीमा है ना। जी सर। तो रजिस्ट्री एडिटर के अंदर ये स्कीमा है और यहाँ पर आपको इसके बारे में अपडेट और सारी चीज़ें मिलेंगी। आप स्पेसिफिक इसी स्कीमा के अंदर इसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा। और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट पैरामीटर्स हैं वो भी सेट है नॉट सेट है, ये सारी चीज़ें आती हैं वो आप देखोगे। ओके। प्रिविलेज एस्केलेशन कभी आपने पढ़ा हो तो वो भी आपने देखा होगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। REGWORD का मतलब क्या है, इसका लेवल क्या होता है, टाइप क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक डेटाबेस होता है जिसको पढ़ा जाता है, राइट। बट ये नॉट फॉर बिगनर, ओके, नॉट फॉर लाइक एसेंशियल लर्नर। अभी समझ में आया। तो यानी कि जो हमारे पैरामीटर रिलेटेड टास्क या जो डेटाबेस होता है वो कहाँ होता है, हमारे यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स का स्कीमा के अंदर होता है। ओके। और ये एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। इसी के अंदर हमारा एक और पैरामीटर होता है या एक और ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए ऑप्शंस होता है, जैसे कि ग्लोबल कैटलॉग या बोला जाता है जीसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट में क्या बोला जाता है, जीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल कैटलॉग। ये क्या होता है, या सिंपल कैटलॉग क्या होता है आप लोगों को पता है, सभी लोगों को आई थिंक नॉर्मल वर्ड में भी। क्या होता है, मान लिया कि आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, आप क्या बोलते हो उसको, कोई मेन्यू है, कोई कैटलॉग है, लिस्ट ऑफ समथिंग, क्या चीज। list we can say it's it would be a list of something, समथिंग समथिंग का मतलब जैसे कोई चीज है उस किसी भी फील्ड की हो सकती है, उस चीज की लिस्ट हाँ बिल्कुल। कैटलॉग में आएगी। यस, वही मैंने बोला। जैसे हम लोग अभी मैं रिसेंटली गया था एक लाइक मार्बल के रिगार्डिंग और टाइल्स के रिगार्डिंग एक एसेसरीज, मतलब कुछ काम हो रहा है उसको लेने के लिए। तो मैं वहाँ गया और मैंने पूछा कि कोई बढ़िया डिज़ाइन या कुछ ऐसा कैटलॉग है, तो उसने पूरा एक बुक दिया, ठीक ठीक है। अब उसके उसके स्टोर में, उसका स्टोर 5 फ्लोर का है मान लिया, और 5 फ्लोर में बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे उससे रिलेटेड डेटा होंगे, समझ रहे हो ना। एक डोमेन के अंदर, यानी कि ये पूरे डोमेन फॉरेस्ट में आप अगर देखो तो बहुत सारा डेटा होगा डोमेन का। एम आई राइट। बहुत सारे तरीके के सर्विसेज होंगे, बहुत सारा काम होगा, समझ रहे हो ना आप लोग। हेलो। यस सर। ओके। जी सर, समझ रहे हैं। तो अब जो भी यूजर है, मान लिया कि अब गूगल, अब ये सर्वर को हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा गूगल, गूगल का सर्वर है google.com। अब गूगल का सर्वर हेड ऑफिस भी होगा, उसका ब्रांच ऑफिस, मान लिया कि हेड ऑफिस उसका यूएसए में है, ब्रांच ऑफिस उसका मुंबई में है गूगल का, फिर उसका हैदराबाद में है, ऐसे करके यहाँ पर है ना। यहाँ का कोई मतलब, और हम लोग मान लिया हैदराबाद लोकेशन पर हैं, तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अपना सारा क्वेरी कहाँ से कर रहे होंगे, गूगल से रिलेटेड, इसी लोकेशन के सर्वर को, क्योंकि ये अवेलेबल और ये तुरंत हमको यहाँ पर आंसर कर देता है। समझ रहे हो आप, है ना। जी सर। तो क्वेरी सर्च में ये आपका क्या करता है, हेल्प कर रहा है। और इन केस आपने इस सर्वर से पूछा कि डू यू नो XYZ या कुछ भी ऐसे, तो ये बोलेगा आपकी क्वेरी इस सर्वर ने रिसीव कर लिया। अब ये, इसके पास तो वो डेटा है नहीं, तो क्या करेगा ये क्या करेगा, ये अपने रेपोजिटरी में ग्लोबल कैटलॉग इस, बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रेपोजिटरी ऑफ मल्टीपल सर्वर। ओके। और इट्स अ रेपो फॉर मल्टीपल सर्वर। ओके। तो
तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैं गया लेने, तो उसका 5 फ्लोर का मान लिया ऐसा स्टोर है, मल्टीपल उसके पास प्रोडक्ट रखे हुए हैं। मैंने बोला कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इस तरीके का हो और कोई ऐसा कैटलॉग है तो मुझे दिखाओ। तो ये कैटलॉग मुझे दिया, कहा कि ये बुक है, इसमें मोर देन 55+ कैटलॉग हैं, आपको जो पसंद आए वो देख लो। फिर उसका मैं या वहाँ या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पास मैं पहुँचा दूंगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है हमें, कि हमें सारे फ्लोर पर सारे प्रोडक्ट को जा जाकर देखने की जरूरत नहीं है। वो टाइम टेकन होगा, या मैंने एक जगह बैठे बैठे सारा कुछ देख लिया, वो घूम घूम कर देखना है ना कि क्या है क्या नहीं है। समझ रहे हो आप? तो स्पेसिफिक मैंने क्या किया कि मैंने इस 55 बुक पेज के इस कैटलॉग को देखा और मैंने उसमें से 3 सेलेक्ट किया, है ना। आई सेलेक्ट 3 कैटलॉग कि भाई मुझे 1 2 3 में ये 3 रखो और इन 3 के बारे में मुझे दिखाओ, और जो पसंद आएगा मैं ले लूँगा। तो मैंने फिर फाइनली 3 सर्विस सेलेक्ट किया या 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, और मैं तीनों के पास गया, जो मुझे बेस्ट लगा मैंने उसमें से एक को सिलेक्ट कर लिया, यही मेरा फाइनल है। गॉट इट? समझ में आया? तो ये एक प्रॉपर तरीका है सर्च करने का, सुटेबल आंसर और स्पेसिफिक डेटा इन बिग डेटा सेंटर, और एक बड़े बहुत बड़े डेटाबेस के अंदर हमें ये डेटा चाहिए। ये कैसे हमें पता चलता है? देर इज सम कैटलॉग हायरार्की, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ होता है। तो इस तरीके से यहां पर काम हुआ। ऐसे ही सर्वर क्या करता है, ग्लोबल कैटलॉग प्रिपेयर करके रखता है। इट इज अ सेंट्रल repository फॉर डोमेन्स, ओके, फॉर डोमेन्स, राइट। ये हमारा सेंट्रल रेपोजिटरी है। इट लाइक दैट आर इट कंटेन्स सर्चेबल आर पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ every object in the domain। क्लियर? ये क्या करता है, कंटेंट करता है या रखता है सर्चेबल आर पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। भाई मैंने क्वेरी किया, तो मेरा क्वेरी हमारे इस डोमेन में आया, इस पर्टिकुलर गूगल के पास। अब गूगल का कोई भी सर्वर उस क्वेरी को आंसर कर देगा, है ना। मे बी इस सर्वर के अंदर कोई ऐसा डेटाबेस है ही नहीं जिसमें भोजपुरी गाना हो। मैं जस्ट एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया कि एक बंदा है, यूएसए में गया इंडिया से, और वो वहाँ जाकर सर्च कर रहा है यूट्यूब या कहीं पर, प्ले भोजपुरी सॉन्ग, आप समझ रहे हो, और वो वहाँ के स्पेसिफिक सर्वर पर है। अब उस सर्वर पर वो डेटा नहीं है उसके डेटाबेस में, या उसके पास मतलब ऐसा वो नहीं है, बट ये सर्वर हमारे मल्टीपल डोमेन के साथ तो कनेक्टेड है ना, आप समझ रहे हो, ऐसा डेटाबेस होगा। तो अब ये क्वेरी अगर एक्स सर्वर पर आया है, तो वो अपने डेटाबेस से उसका आंसर प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हेलो? यस सर। कर सकता है ना। तो जी वही सर। यहाँ पर कह रहा है कि ये पार्शियल डेटाबेस है, रिप्रेजेंटेशन है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो जिससे ऑब्जेक्ट अपनी क्वेरी अपना सोल्यूशन इजिली सर्च कर सकता है डोमेन के अंदर, ओके। सो इट इज़ अ सेंट्रल, हम लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, इट इज़ अ सेंट्रल डायरेक्टरी, ओके। Like it is a central directory means contains a partial replica of all domains in the forest। ये सभी डोमेन का एक तरीके का रेप्लिका बनाकर रखता है, राइट। और जैसे ही कोई भी क्वेरी हमारे डोमेन में आता है, फॉरेस्ट के पास आता है, तो इस रेप्लिका की हेल्प से ये सब एक दूसरे से मिलकर उसकी क्वेरी का सल्यूशन दे देते हैं। क्लियर है? आगे क्लियर। आगे। ओके, एम आई ऑडिबल? ऑडियो जा यस रही? सर। मैं जी सर। डिस्कनेक्ट हो गया था रैंडम, पता नहीं क्या अपडेट था बैकएंड में। क्लियर है ऑडियो? यस जी सर। सर। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि ये सेंट्रल डायरेक्टरी होता है, और
सर्च इट मेंटेन सर्च एफिशिएंसी, है ना। अब इस चीज़ को बहुत एक रियल एग्जांपल से मैं कनेक्ट करता हूँ। आप लोगों ने कभी लाइक क्या मैं एग्जांपल दूँ, जैसे ये डोमेन लेवल की चीज़ें हैं तो डोमेन लेवल का एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल लिनक्स के अंदर किसी ने यम सर्वर का अपडेट या रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर किया है? किसी ने भी कभी? नहीं। चलो ठीक है, इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया कि एक सर्वर होता है और मान लिया हमारे नेटवर्क के अंदर 200 यूज़र हैं। इन 200 यूज़र को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। इन 200 यूज़र को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब मान लिया कि मुझे एमएस ऑफिस का पैकेज चाहिए 200 क्लाइंट को। या तो ये डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड करे, गूगल पर जाकर इधर उधर, या तो फिर मैं इन सभी 200 यूज़र जो हमारे कंपनी के यूज़र हैं इन सभी के लिए मैंने एक रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर दिया और इनके सर्च कंटेंट के अंदर मैंने अपने सर्वर का लिंक डाल दिया है। जैसे हम लोग अपना विंडोज़ 10 अपडेट करने जाते हैं तो जस्ट हम सेटिंग पे जाते हैं, विंडोज सेटिंग पर, और यहाँ से सर्च कर लेते हैं सेटिंग, और फिर वहाँ से चले जाते हैं विंडोज़ अपडेट और क्लिक करते हैं अपडेट नाउ, और हमारा अपडेट स्टार्ट हो जाता है। बैकएंड में आपका कोई ना कोई आपके मशीन पर कोई लिंक होगा ना, या कोई रिपोजिटरी होगी ना, जो आपके रिक्वेस्ट को इंटरनेट के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर तक लेकर जा रहा है। हाँ या ना? है ना? यस सर। जी सर। तो वो पर्टिकुलर लिंक यहाँ पर है, एक रेपोजिटरी है, एक पार्शियल रेप्लिका है। और जैसे ही आप यहाँ अपडेट नाउ पर ट्रिगर करते हो आपका रिक्वेस्ट जाता है उसके सैटेलाइट सर्वर से, और वहां से फिर अपडेट आपके सिस्टम पर डाउनलोड होता है ना। एक सर्वर नहीं होगा, वहाँ कईयों सर्वर होंगे अपडेट को मेंटेन करने के लिए। एक ही होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं, मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं ना। जिस सर्वर से भी आपको ज़रूरत होती है, जिस सर्वर से आपका क्वेरी सॉल्व हो सकता है, वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ओके अगर एक बिजी है, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, आपका लोकेशन कुछ और है या उस लोकेशन से, तो वो दूसरा सर्वर लोकेट कर लेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से एक रेपोजिटरी में कनेक्टेड है ना, एक सेंट्रल डायरेक्टरी से कनेक्टेड है, जहां से आपका सर्च क्वेरी, है ना, आपका ऑथेंटिकेशन, आपका रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आपके एक पर्टिकुलर टास्क के लिए मल्टीपल सर्वर या पूरा फॉरेस्ट आपके लिए रेडी है। ओके तो it provide forest label search query and solution. Is that clear? So in simple you can define that global catalog is a central repository for our domain forest. Clear है? यस सर। Okay. Another thing, there is some object which is site. हमारे डोमेन के अंदर क्या होता है, साइट होता है। अब देखो साइट को टेक्निकल, ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है। साइट क्या होता है, सिंपल एक लोकेशन हम बोल सकते हैं। देर इज 3 साइट, साइट 1, साइट 2, साइट 3। अभी समझ में आया? ये हमारे डोमेन का ही तो पार्ट है, साइट। क्लियर है? तो साइट कर क्या रहा है, आप अब डिफाइन करो, ये हमारा साइट 1 है, ये साइट 2 है, साइट 3 है। तो व्हाट इज साइट? अब इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? लोकेशन ऑफ सर्वर, डोमेन कंट्रोलर। सर रिपीट करिएगा क्या, एक बार थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया था। मैंने पूछा कि साइट क्या है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, ये हमारा साइट 1 है जो कि हेड ऑफिस मुंबई है ना। एक साइट मेरा जो कि दिल्ली है। तो एग्जैक्टली साइट, व्हाट इज साइट, तो क्या डेफिनेशन हो सकता है? सर एचओ साइट। सर्वर मुंबई या एचओ सर्वर 1 करके। व्हाट इज साइट, तो देखो सर साइट मीन्स लोकेशन। रिप्रेजेंटेशन, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन। यस यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, और प्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशन, राइट। लोकेशन।
So it locate our site is a like logical presentation of physical site or physical location, right? अब मान लिया मैंने बोला हेड ऑफिस मुंबई की ये साइट है, तो इसके अंदर मतलब कि ये लोकेशन है ना एक हमारा हेड ऑफिस मुंबई का डोमेन, राइट? ये फिजिकल है, कोई हमारा मुंबई एक फिजिकल लोकेशन है, फिजिकल सर्वर है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, लोग वहाँ हैं, काम कर रहे हैं सब। तो ये पूरा का साइट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी कैन प्लान साइट टू मैनेज द फिजिकल सॉरी टू मैनेज द लॉजिकल डेटाबेस फॉर फिजिकल environment or for physical site. Okay, clear है? So it's a representation of the फिजिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ओके, किसी भी लॉजिकल स्ट्रक्चर का, सॉरी फिजिकल स्ट्रक्चर का ये लॉजिकल क्या है, एक तरीके का डेटाबेस है। क्लियर है? इसके अंदर हमारा स्पेसिफिक डोमेन, अब मान लिया कि मैंने एक डीसी सर्वर तैयार किया, इसका नाम मैंने दे दिया सीखोलाइव.com। अब ये हमारा हेड ऑफिस है, तो मेरे पास एक साइट की लिस्ट तो होनी चाहिए ना। मान लिया कि मैं अगर देखूं एचओ के अंदर कितने सर्वर हैं, तो एचओ के अंदर दो सर्वर चल रहे हैं, सर्वर वन सर्वर टू। एक हमारा ब्रांच ऑफिस वन है, तो ब्रांच ऑफिस बीओ वन है। अब बीओ वन के अंदर हमारे 5 सर्वर चल रहे हैं, तो उनका लिस्ट 1 2 3 4 5 जो भी है उनकी लिस्ट होनी चाहिए। उनका नेटवर्क आईडी हमारे पास होना चाहिए, उनका आईपी सबनेट हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम डिफाइन कर पाएँ कि कौन सा सर्वर है, कौन सी आईपी है, और एक साइट से डेटा दूसरे साइट के साथ रेप्लिकेट करवा पाएँ, है ना? यही सब तो हम लोग बैकएंड में प्लानिंग करते हैं। तो ये भी काफ़ी डेप्थ पार्ट होता है एडमिन टीम का, जो कि मैनेज करता है साइट रेप्लिका, जिसमें एक साइट से डेटाबेस दूसरी साइट के साथ रेप्लिकेट करवाया जाता है। ओके, अपडेट करवाया जाता है। तो सिंपल अभी के लिए, साइट इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल, रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं क्योंकि ये किसी फिजिकल किसी लोकेशन का पूरा लॉजिकली हमारे सर्वर के अंदर प्लान होता है, ये हमारे सर्वर में होता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे एक मुंबई साइट का सर्वर है, यहाँ का सर्वर होगा, लोकेशन होगा, ऑफिस होगा, यूजर होंगे, ग्रुप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, तो सबके लिए हमारा डेटाबेस हमारे इस डोमेन के अंदर है ना, लॉजिकली। तो वही हमारा एक पर्टिकुलर साइट के अंदर दिखाया जाता है। क्लियर है? सो इट्स अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लोकेशन। ओके, और यहाँ पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, लाइक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूट डोमेन। तो रूट डोमेन, अब अगर हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में हमने पूरे डोमेन फॉरेस्ट में जो पहला सर्वर मैंने बनाया यही हमारा रूट हो सकता है, और अगर हमने 50 सर्वर बनाया, 100 सर्वर बनाया, 1000 सर्वर बनाया, तो ओनली वन सर्वर विल बी रूट सर्वर। हमारा एक ही सर्वर एज अ रूट सर्वर होगा, जो कि हमारा पहला सर्वर होगा, वही हमारा क्या होगा, रूट सर्वर होगा। और एफ एस एम ओ होगा, एस एफ एस एम ओ मीन्स द रूट सर्वर। ओके, एफ एस एम ओ मीन्स रूट सर्वर। सो एफ एस एम ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लेक्सिबल, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, सारी चीज़ें जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फ्लेक्सिबल सिंगल, एम का मास्टर, ओ का ऑपरेशन, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। सो व्हाट इज इट? There is 5 component in FSMO. Okay, one is schema, second one is DNM, and third one is RID, and fourth one is PDC, and fifth one is IM. Okay, RID means relative identifier, PDC means primary domain controller,
IM मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, DNM मीन्स डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा मीन्स स्कीमा और स्कीमा मास्टर। ये अभी आपने स्कीमा के बारे में देखा। तो ये पूरा का पूरा अपडेट स्टोर करके रखता है स्कीमा, है ना। सो लेटर वी विल डिस्कस व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कीमा मास्टर, व्हाट इज द पर्पस और व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल हैव DNM, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल हैव RID मास्टर, PDC के पास क्या है, IM के पास क्या है, किस तरीके का कंट्रोल डोमेन में करता है। यही सारी चीज़ें हम लोग इधर क्या करेंगे आगे, हाँ, इसको देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो आई थिंक थ्योरेटिकली काफ़ी चीज़ें हो गई डोमेन कंट्रोलर को लेकर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और RODC को लेकर अभी हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट पूरा बाकी है। मे बी टुमारो ये पूरा का पूरा ADC और RODC का कॉन्सेप्ट चला जाए। आज के लिए बस इतना। FSMO इतना नहीं, FSMO मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ मॉड्यूल। ओके, एट द एंड ऑफ मॉड्यूल मीन्स आफ्टर 20 मे बी 18 19 या 20 मॉड्यूल में आपको इसको मैं फाइनल मॉड्यूल जब सेशन एंड होने वाला होगा तो इसको ट्रांसफ़र भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हम एक रूट सर्वर को, इन केस अगर कोई भी रीज़न बस हमें इसको एज अ रूट सर्वर नहीं भाई, अभी मुझे इसको बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसके अंदर कोई हार्डवेयर अपग्रेड अपग्रेड करना है, वेंडर का अपग्रेड करना है, कुछ भी ऐसा रीज़न है जो डाउन करना है, तो मैं अपने पूरे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेटर वी कैन ट्रांसफ़र और रीट्रांसफ़र द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो एज पर अपडेट और ये सारी चीज़ों के साथ तो एग्जैक्टली हमारे डोमेन का काम नहीं रुकना चाहिए, है ना। सो वी कैन प्लान बैकअप सर्वर, वी कैन प्लान एडिशनल डोमेन कंट्रोलर टू मेंटेन और टू ट्रांसफ़र द FSMO। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, नो वरी। समझ में आया सबको? जी सर।